सिखा दिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फर्स्ट ग्रेड का सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा मौर्य काल। यहाँ से शुरू होता है। तो आज हम मौर्य काल की जो वंशावली है सिर्फ हम उसके बारे में ही स्टडी करेंगे। इसकी जो आर्ट है और उसके जो प्रशासन व्यवस्था है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले मौर्य काल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो मौर्य काल की जो शुरुआत है वो मानी जाती है 323 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व से 185 यानी 185 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट तक। ये मौर्य काल की जो एक रेंज आप लेके चलेंगे कि शुरुआत जो थी वो 323 ईसा पूर्व से थी और लास्ट जो है वो 185 बिफोर क्राइस्ट यानी वही ईसा पूर्व है। और स्टार्टिंग जो है इसकी यानी मौर्य काल का जो संस्थापक है, मौर्य काल का संस्थापक यहाँ पर माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ये चीज आपको पता होगी अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरुआत में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पहला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से शासक बना? तो ये हम यहाँ पर नाम सुनते हैं कौटिल्य। कौटिल्य का नाम ही है चाणक्य और चाणक्य का नाम ही क्या है? विष्णुगुप्त। तो इसमें आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर शासन किया? मगध पर यहाँ पर शासन किया। तो ये एक शुरुआत मानी जाती है मौर्य काल की कि मौर्य काल बेसिकली शुरू आपका कहाँ से हुआ। ठीक है, अब हम कहते हैं कि मौर्य काल की जानकारी हमें यहाँ पर कहाँ से मिली। तो मौर्य काल की जानकारी हमको जहां जहां से मिलती है इन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो मौर्य काल की जानकारी एक तो सबसे पहले हमें मिलती है दीपवंश से, ठीक है, और एक मिलती है हमें महावंश और इन पे लिखी हुई टीका जो है उनसे। और ये जो क्या है, ये दोनों ही है बौद्ध साहित्य हैं। दोनों ही क्या है? बौद्ध साहित्य आपके हैं, दीपवंश और महावंश। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका कि और कहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिली, तो स्ट्रेबो और जो प्लूटार्क है। नेक्स्ट आपका आता है जस्टिन। ये जो है ये तीनों ही क्या है? यूनानी यात्री थे। कौन थे? यूनानी यात्री थे। और इनसे इनके द्वारा जो लेख लिखे गए उनकी जो ये जब यूनानी यात्री अपनी क्या करते थे, यात्रा वृतांत यहाँ पर लिखते थे। क्या लिखते थे? यात्रा वृतांत ये लोग लिखते थे और उन यात्रा वृतांत से भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इनके अलावा नेक्स्ट हमारे यहाँ कौन आया? तो हमारे यहाँ चीनी यात्री भी आए थे। चीनी यात्री कौन कौन है? चीनी यात्री के नाम से आपको नाम ध्यान होना चाहिए। एक तो आया था फायान और एक आया था हैंसा। ये दो नाम तो प्रमुख है ही सही। इसके अलावा एक आया था इत्से। ठीक है, ये तीनों चीनी यात्री हैं और इनके जो यात्रा वृतांत है यहाँ से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की हमें जानकारी मिलती है। अब कौन कौन सी बुक्स है जिनसे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है? तो बुक्स के नाम पे सबसे पहले जो आता है अर्थशास्त्र नाम आता है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसकी थी? तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की थी। कौटिल्य कौन? वही चाणक्य। चाणक्य अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र और चाणक्य। तो इस अर्थशास्त्र में अगर आप नाम से ये सोचता है कि भाई यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में होगा, तो यहाँ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं था। ये राज्य को कैसे चलाना है और राज्य व्यवस्था उसके जो नियम थे उनके बारे में इसमें लिखा था चाणक्य ने। ठीक है, और इसमें यहाँ पर चाणक्य ने बताया था कि किसी भी राज्य को राज्य हम कब कहेंगे? किसी भी राज्य को हम राज्य तब कहेंगे जब उसके पास एक 7 अंग होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दी थी। वो 7 अंग कौन कौन से हैं? जैसे कि वहां का राजा होना चाहिए, राज्य के पास अपनी सेना होनी चाहिए, उसका अपना खजाना होना चाहिए, उसका प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो ये सब चीजें इसके अंदर आएगी जो हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसका जो ये तो इंपॉर्टेंट बुक है अर्थशास्त्र। ठीक है, दूसरी आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज कौन था? ये चीज हमें यहाँ देखनी है। तो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। मेगास्थनीज की बुक इंडिका से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने
राजदूत था सेल्यूकस निकेटर ने, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था। नेक्स्ट ऐसा ही आता है विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है, इनकी बुक है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की कौन सी बुक है? मुद्रा राक्षस इनकी बुक है। नेक्स्ट इसके बाद में आती है आपके सोमदेव की है। सोमदेव की बुक है। तो ये बुक्स के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं और अक्सर या तो मैच द फॉलो में या डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो सोमदेव की बुक जो है आपकी वो है कथा सरिता। सोमदेव की बुक कथा सरिता सागर। ठीक है, ये बुक आपकी सोमदेव की है। इसके अलावा जो है वो है क्षेमेंद्र की एक बुक है। क्षेमेंद्र की बुक आती है यहाँ पर। क्षेमेंद्र की बुक जो है उसका नाम है बृहत कथा मंजरी। शिवेंद्र की बुक है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी, ये शिवेंद्र की बुक यहाँ पर आती है। हैंड राइटिंग का थोड़ा सा इशू है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद एक है भद्रबाहु। भद्रबाहु द्वारा जो लिखी गई बुक है भद्रबाहु। भद्रबाहु द्वारा लिखी गई बुक का नाम है कल्पसूत्र। भद्रबाहु की बुक का नाम है कल्पसूत्र। और इसके अलावा कई अभिलेखों से भी हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि जूनागढ़ का अभिलेख है जो कि काफी फेमस है मौर्य काल के लिए। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किसने लिखाया था? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रा दमन द्वारा लिखाया गया है। और रुद्रा दमन द्वारा लिखाया गया जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे भी हमें इस मौर्य काल की जानकारी यहाँ पर मिलती है। बाकी अशोक के जो अभिलेख है उनसे हमें मौर्य काल की जानकारी यहाँ पर मिलती है। फिर से हम बुक देखेंगे। अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की। मेगास्थनीज इंडिका। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस। सोमदेव कथा सरित सागर। इसके अलावा क्षेमेंद्र की बात करें तो बृहत कथा मंजरी, भद्रबाहु कल्पसूत्र और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रानमन। तो ये मुख्य स्रोत यहाँ पर माने गए हैं जहां से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में वो है अब हम बात करेंगे कि मगध की शुरुआत किस तरीके से हुई। तो यहाँ पर अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी साथ में करते हैं तो आप इसमें इनिशियल जब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे कि 16 महाजनपद में हमारा भारत बटा हुआ था। कितने? 16 महाजनपद में ये भारत बटा हुआ था। और इन्हीं महापदों में से सबके नाम अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो तो आपको ये सारे नाम याद करने होंगे। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ मगध से रिलेटेड बात हो रही है तो यहाँ पर मगध उनमें से एक ही महाजनपद था। मगध का राजा कौन था? उस वक्त मगध का राजा था घनानंद, जो कि काफी विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरीके से है। ये अगर हम भारत का नक्शा एक रफली मैप में मानती हूँ तो यहाँ पर आपका ये मगध पाटलिपुत्र आता है। यहाँ पर घनानंद का राज्य था और यहाँ से पश्चिमोत्तर यानी पंजाब और सिंध से सिकंदर और यूनानी जो लोग थे उनका बहुत आक्रमण यहाँ पर होता था। तो लोग इस एरिया के बहुत परेशान थे। उन्हें सच में एक ऐसे राजा की जरूरत थी जो कि उनके इन परेशानियों को दूर कर सके। जबकि घनानंद बहुत विलासित प्रवृत्ति का था और उस वह प्रजा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। घनानंद कौन से वंश का था? तो ये नंद वंश का शासक था। अब यहीं से एंट्री होती है चाणक्य की। ठीक है, यहां से एंट्री होती है चाणक्य की। तो इस घनानंद शासक को किसने चाणक्य के कहने पर किसने हराया? चंद्रगुप्त ने परास्त किया। और चंद्रगुप्त ने कहां पर अधिकार किया? चंद्रगुप्त ने अधिकार किया मगध पर। तो ये शुरुआत मानी जाती है मौर्य काल की शुरुआत मानी जाती है, जो कि 322 ईसा पूर्व जिसे हम कहते हैं। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और यहीं से मौर्य काल की शुरुआत मानी जाती है। अब ऐसा प्लूटार्क ने कहा है, प्लूटार्क का मानना है, प्लूटार्क भी एक यूनानी या जो है वो दार्शनिक है। उन्होंने कहा कि इसने 6 लाख सैनिकों की सहायता से, कितने? 6 लाख सैनिकों की सहायता से इसने क्या किया था? संपूर्ण भारत पर
अधिकार किया था। ठीक है, संपूर्ण भारत पर अधिकार इसने कर लिया था। किसने? चंद्रगुप्त ने। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा प्लूटार्क ने कहा है। अब हम यहाँ पर सिनेरियो समझते हैं कि चंद्रगुप्त के टाइम पे क्या क्या यहाँ पर जो सीन क्रिएट हुआ था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त का अब यहाँ पर शासन आ चुका है। ठीक है, यहाँ से पंजाब और सिंध वाले रास्ते से कौन आएगा? यहाँ से आता है सेल्यूकस निकेटर। कौन आएगा? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने हराया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने हराया। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये मैसेडोनिया, ये था मैसिडोनिया, मैसिडोनिया का शासक था। ठीक है, चंद्रगुप्त जो था वो मैसिडोनिया का, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, सेल्यूकस निकेटर जो था वो मैसिडोनिया का शासक था। और इसको किसने हराया? चंद्रगुप्त ने हराया। तो इन लोगों के बीच में एक संधि हुई। ठीक है, इन लोगों के बीच में संधि हुई और उस संधि की शर्तों में क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से कितने हाथी लिए? 500 हाथी उस वक्त लिए। और हाथी मतलब क्या होता था कि सेना को सशक्त करना। आपकी सेना कितनी सशक्त है वो आपकी सेना के हाथी से नापी जाती थी। ठीक है, तो इसने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लिए और इसके बदले में इसकी जो बात हुई वो क्या हुई? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। क्या नाम था उसका पुत्री का? पुत्री का नाम था हेलेना। ठीक है, इस हेलेना की शादी किससे हो गई? इस हेलेना की शादी हो गई चंद्रगुप्त से। एक तो ये चीज हुई। अब इसमें यह था कि अगर ये हार गया तो इसने हेलेना की शादी इससे क्यों करवाई? तो हेलेना क्या है? बहुत ही सत्ता लोभी प्रवृत्ति की महिला थी। तो उसे कहीं ना कहीं ये था कि यदि वह चंद्रगुप्त से शादी कर लेती है तो सत्ता, जो भारत की सत्ता है वो उसके हाथों में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सेल्यूकस के ऊपर इधर यूनान में क्या सिकंदर था, तो यहाँ पर उनकी अभी दाल नहीं गलने वाली थी। तो इस तरीके से हेलेना ने चंद्रगुप्त से विवाह किया और इसके साथ में इसको क्या मिला? तो चंद्रगुप्त का जो यहाँ पर मिला, चंद्रगुप्त को 500 हाथी और हेलेना के बदले में एक तो अफगानिस्तान यहाँ से मिल गया। अफगानिस्तान के साथ में चंद्रगुप्त को मिला बलूचिस्तान। ये सब आप देखेंगे आपका ये वाला एरिया है। ठीक है, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और यहाँ से साथ में और मिला सिंध नदी और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो मगध से यहाँ तक का राज्य अब चंद्रगुप्त का हो चुका था। ये यहाँ पर क्लियर है। अब जाते जाते सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? तो जाते जाते सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में एक राजदूत छोड़ा और उस राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। और उस मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के समय में जो समाज की व्यवस्था थी उसके ऊपर जो बुक लिखी उसका नाम था इंडिका। तो सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत माना जाता है मौर्य काल के बारे में वो इंडिका को ही यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर ये सिनेरियो क्लियर है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो क्या इस वक्त सीन चल रहा था। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अब चंद्रगुप्त के पास में मगध के अलावा और क्या उसके हाथ में आ गया था। जो चंद्रगुप्त के पास में मगध के बाद अब आया था अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी और उसके आसपास का एरिया, जैसे पंजाब और आसपास का जो एरिया है वो अब चंद्रगुप्त के हाथों में आ गया था। तो अब नेक्स्ट इसके बाद चंद्रगुप्त ने कहा अपनी जो है विजय पताका फहराई? तो दो यहाँ पर तमिल ग्रंथ हैं, एहना नूर और दूसरा है यहाँ पे मुर्ना नूर। एहना नूर और मुर्ना नूर दो यहाँ पर ऐसे तमिल ग्रंथ हैं जिनसे हमें क्या पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। कहाँ पर? दक्षिण भारत पर इसने आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। तो ये चीजें हमें किससे पता चलती है? एहनानूर और मुर्नानूर से। उसके बाद हम बात करें तो कि चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो धर्म था वो जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली और जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने किससे ली? भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की
दीक्षा ली, ये चीज आपकी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है मोस्ट ऑफ एग्जाम में। मौर्यकाल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। सीमाओं की बात करें तो हमने देखा कि अफगानिस्तान उसको दहेज में मिला था। दहेज क्या, 500 हाथी उसने दिए थे और इसलिए उसको यहाँ पर ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाला एरिया उसको मिला था। नेक्स्ट हमने अहनानूर और मुर्नानूर से देखा कि दक्षिण भारत पर भी उसका साम्राज्य हो चुका था। तो ऐसा माना जाता है कि उसके साम्राज्य का जो विस्तार था वो क्या था। तो साम्राज्य का विस्तार उसका यहाँ पर मगध से लेके नीचे यहाँ पर कर्नाटक था। इधर यहाँ पर सौराष्ट्र, सौराष्ट्र जिसे हम कहते हैं एमपी वाला जो एरिया अभी प्रेजेंट टाइम पे है, सौराष्ट्र एमपी गुजरात वाला जो एरिया है, वहां से लेके यहाँ पर ईरान तक किसका एरिया हो गया, ईरान तक कौन हो गया, ईरान तक हो गया हमारा अभी चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर क्षेत्र हो चुका है। अगर आप इसे मैप की सहायता से पढ़ना चाहते हैं तो 10th की जो आरबीएससी बोर्ड की बुक है उसमें मैप से भी बहुत कुछ बताया गया है। आप चाहते हैं तो वहां से भी इसको अच्छे से डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त की जैन धर्म की दीक्षा तो भद्रबाहु से हो गई। और नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो ये होता है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु से रिलेटेड। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया था, चंद्रगुप्त ने संधारा, जो जैनियों में लिया जाता है कि जहां पर देह त्याग कर दिया जाता है और बिना खाए पिए मृत्युशैया को अपने आप मृत्यु को अपना लिया जाता है, वो संधारा प्रथा एक तरीके से कहलाती है। तो उस वक्त इसे संधारा नाम नहीं दिया, उस वक्त ये बोला गया कि चंद्रगुप्त ने अपना भोजन पानी त्याग दिया था। और उसके बाद में श्रवण बेलगांव में चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी देह त्याग दी और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर मृत्यु कब हुई, 298 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 298 ईसा पूर्व में यहाँ पर चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है। अब ये श्रवण बेलगांव कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए कि श्रवण बेलगांव जो है वो मैसूर में है। और मैसूर में भी वैसे जनरली इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता कि श्रवण बेलगांव में कौन सी पहाड़ी पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि चंद्रगिरी की पहाड़ी पर, ठीक है, चंद्रगिरी की पहाड़ी पर जो है चंद्रगुप्त ने अपनी देह का त्याग किया। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। नेक्स्ट इसका जो शासक है चंद्रगुप्त का पुत्र था और उसका नाम था बिंदुसार, ठीक है। अब यहाँ पर ही माना जाता है कि जो हेलेना का बेटा था उसको जो है साम्राज्य यहाँ का उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया गया और बिंदुसार को यहाँ पर चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि जब भी कोई राजा की मृत्यु होती है और उसके पुत्र अगर एक से अधिक है तो वहां पर फिर राज्य की उसको लेके, सत्ता को लेके विवाद होना वाजिब सी बात हो जाती है। तो बिंदुसार की जो शुरुआत यहाँ पर मानी गई है, 298 बीसी में इसकी डेथ हुई है, यानी 298 ईसा पूर्व में इसकी डेथ हुई है। 298 से लेके 272 ईसा पूर्व तक यहाँ पर इसका कार्य माना है बिंदुसार का। अब जहां तक मेरा ख्याल है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो ईसा पूर्व है ये उल्टा चलता है, यानी हम आगे ही जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे। 298 से हम 72 की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये जो है वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में ईयर्स जो काउंट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पर ईसा मसीह की जो मृत्यु है यहीं से सन काउंट, ईसा मसीह की मृत्यु से ही जो है सन काउंट किए जाते हैं। इसको जीरो डे इन्होंने माना। इससे पहले के जितने भी सन हैं इनको इन्होंने ईसा पूर्व लिख दिया। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं कि शुरुआत में पहले चंद्रगुप्त आया, फिर उसके बाद गुप्त वंश पढ़ेंगे तो ये कम होते जाएंगे, जीरो पे आएंगे। फिर इसके बाद में इसके बाद में होता है ईसा मसीह की मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ, जिसे बाद में कहते हैं आफ्टर डेथ। ईसा पूर्व के बाद में ये सन यहाँ का आपका शुरू हो जाता है 0 1 2 3 4 वाला। और यहाँ से फिर हमारा लगभग जो कहते हैं हम कि राजपूत वंश और फिर मुगल और ये सब जो आते हैं वो इसके बाद में हमारे यहाँ से काउंट होना शुरू होते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, हम आगे ही बढ़ रहे हैं। वैसे ये जीके की बात है जो मैंने बीच में ही आपको बता दी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो सेकंड आपका शासक आता है मौर्य काल में, बिंदुसार यहाँ पर आता है। बिंदुसार का कार्य जो है वो है 298 से कितना पढ़ा हमने, 272 हमने यहाँ पर ईसा पूर्व पढ़ा है। ये चीज क्लियर है। अब बिंदुसार के कई नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो नाम हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको कहा है अमित्रोचेटस,
अमित्रोचेटस इसको बोला है, अमित्रोचेटस। ये कौन है? ये यूनानी लेखक है, ठीक है, अमित्रोचेटस। इन्होंने सॉरी अमित्रोचेटस किसी यूनानी लेखक ने बिंदुसार को कहा है। अमित्रोचेटस बिंदुसार का नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्ट्रेबो ने इसे कहा है एलिट्रोकेडस, एलिट्रोकेडस, एलिट्रोकेडस इसको किसने कहा है? ये नाम किसका है? एलिट्रोकेडस बिंदुसार का नाम है, ठीक है। और बिंदुसार को एलिट्रोकेडस किसने कहा है? स्ट्रेबो ने कहा है, स्ट्रेबो ने कहा है। यानी हम कह सकते हैं कि स्ट्रेबो ने बिंदुसार को एलिट्रोकेडस कहा है। इसके बाद इसका एक और नाम आता है बिंदुसार का, अमित्रघात, ठीक है। अमित्रघात इसका नाम आता है। और अमित्रघात इसको किसने कहा है? तो फ्लीट ने इसको अमित्रघात कहा है। फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा है। और अमित्रघात का मतलब पूछा जाता है कई बार, तो अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला, इसे कहते हैं हम अमित्रघात। यहाँ तक क्लियर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि बिंदुसार के बारे में अब हमें कहाँ से जानकारी मिल रही है? तो दिव्यादान, ये एक जैन धर्म ग्रंथ है, दिव्यादान, ठीक है। दिव्यादान है, इसके अंदर ये बताया गया है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। उसमें से पहले विद्रोह में तो इसने किसको भेजा? अशोक को भेजा। अशोक कौन था? ये आप जानते हैं, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। और दूसरी बार इसने भेजा सुशीम को। सुशीम भी कौन है? बिंदुसार के ही पुत्र हैं। बिंदुसार ने वैसे देखा जाए तो सुशीम को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, मगर अशोक ने अपने समस्त भाइयों की मृत्यु करके उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या करके उसने यहाँ पर सिंहासन मतलब सत्ता हासिल करी थी। तो इस तरीके से अशोक जो है वो राजा बना था। तो अशोक जब अपने भाइयों की हत्या करके राजा बना था, तो तब उसका राज्याभिषेक तब नहीं हुआ था, उसका राज्याभिषेक बाद में हुआ था। तो कई बार हम जब शिलालेखों में पढ़ते तो वहां पर हम पढ़ते कि राज्याभिषेक के इतने वर्ष बाद, इतने वर्ष बाद। तो ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अशोक का राज्याभिषेक उसके राजा बनने के बाद में हुआ था, ठीक है। ये चीज यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो आपको। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि और हमें बिंदुसार के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो बिंदुसार के समय एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर हुई थी। स्ट्रेबो जो कि एक दार्शनिक है, तो ये मानते हैं कि स्ट्रेबो के अनुसार एंटियोकस थे। एंटियोकस ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में क्या बना के भेजा था? राजदूत बना के यहाँ पर भेजा था। तो कौन थे? एंटियोकस, ठीक है। राजदूत किसको बना के भेजा? डाइमेकस को राजदूत यहाँ पर बना के भेजा, ठीक है। राजदूत यहाँ पर बना के भेजा डाइमेकस को, किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में यहाँ पर भेजा। ये चीज आपको याद रखनी है कि डाइमेकस कस और एंटियोकस कस, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक और चीज यहाँ पर जो क्वेश्चन वाला बनता है, तो यहाँ पर ये था कि बिंदुसार ने प्रार्थना की थी एंटियोकस से कि आप हमें कुछ चीजें भिजवाए। उसमें क्या था? एक तो अंजीर, दूसरा था सूखे मेवे, और तीसरा था कि एक दार्शनिक आप हमें यहाँ पर भिजवाएं। क्या था? एक दार्शनिक आप हमें यहाँ पर भिजवाएं, ऐसा बिंदुसार ने प्रार्थना की एंटियोकस से। इसके एवज में एंटियोकस ने अंजीर और सूखे मेवे तो भिजवा दिए थे, मगर एक दार्शनिक के लिए बोला था कि हमारे यहाँ पर इस तरीके से दार्शनिक को दिए नहीं जाता, मतलब दार्शनिक आप किसी को ऐसे गिफ्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए उसने एंटियोकस ने मना कर दिया था। एक राजदूत का नाम और आता है बिंदुसार के दरबार में, डायोनिसस। डायोनिसस क्या है? मिस्र के जो राजा थे, मिस्र राजा थे, मिस्र राजा का जो नाम था वो था फिलाडेल्फस। मिस्र के राजा का नाम था फिलाडेल्फस, ठीक है। फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत भेजा था उसका नाम था डायोनिसस। डायोनिसस ये राजदूत थे, ठीक है। ये राजदूत थे किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में।
तो बिंदुसार के दरबार में दो विदेशी राजदूत थे। पहले तो थे डाइमेकस, ठीक है, जिनको एंटीओकस ने भेजा था, और दूसरे जो दरबार में राजदूत थे वो थे डायोनिसस, जिन्हें भेजा था फिलाडेल्फस ने। तो ये चीज हम एक मैच कर सकते हैं कि यहाँ पर डेल्फस और एक ये डायोनिसस से मैच कर सकते हैं, और यहाँ पर एंटीओकस और डाइमेकस, इस चीज को इस तरीके से थोड़ा मैच करके हम लर्न कर सकते हैं। बाकी आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिलाडेल्फस है उसको टॉलमी द्वितीय के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं कि टॉलमी द्वितीय के नाम से भी फिलाडेल्फस को माना जाता है। और ऐसा हुआ था, ये किसने कहा? तो ये एक लेखक है प्लिनी, जिन्होंने कहा भाई ऐसा हुआ था कि फिलाडेल्फस ने डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत बना के भेजा था। इसके अलावा जो बिंदुसार के नाम की अगर बात करें तो वायु पुराण में जो है वो बिंदुसार को भद्रसार कहा है। ये चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं, बेसिकली नाम इसके इम्पोर्टेंट है। तो वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा है? भद्रसार यहाँ पर कहा है। डन। और जैन ग्रंथ में, जो जैन ग्रंथ है जैसे कि जो दिव्यादान है, इन जैन ग्रंथ में यहाँ पर बिंदुसार को क्या कहा है? बिंदुसार को सिंहसेन यहाँ पर कहा है। ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बिंदुसार लगभग कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रेड के लेवल के बनते हैं। देखिए इसके अलावा भी डिटेल आपको बहुत सारी गाइड में मिल जाएगी, मगर मैंने जैसा कि बोला था कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर है तो आपको 10th और 12th के बाहर मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट पेपर के लिए आपको पढ़ना चाहिए। और क्योंकि ये हम हिस्ट्री के पेपर की तैयारी नहीं कर रहे तो ये इनफ है। अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि तब आपके लिए बहुत ही कॉमन नॉलेज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा बिंदुसार ये क्लियर होता है। बिंदुसार क्लियर। नेक्स्ट हम अब इसके बाद कौन आएगा? बिंदुसार के दो बेटे थे, जैसा कि मैंने बताया, अशोक और सुशील। तो सबसे पहले हम पहले क्या सिर्फ अशोक को ही पढ़ना है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि बिंदुसार ने जो अपना उत्तराधिकारी है वो सुशील को घोषित किया था, और अशोक ने अपने समस्त भाइयों की हत्या कर सत्ता को हथिया लिया था। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर है। अब हमें अशोक के बारे में पढ़ना है। तो अशोक यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 273 से 232 ईसा पूर्व, यहाँ पर अशोक का काल माना जाता है। अब आप ही सोचेंगे बिंदुसार के मृत्यु के बारे में तो मतलब एटलीस्ट आरबीएससी बोर्ड्स की बुक्स में कोई डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई है। अगर आपके नॉलेज में है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद हम अशोक के बारे में शुरुआत करते हैं। अशोक मौर्य काल का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर राजा है। अशोक के बारे में मोस्ट ऑफ 90% चांस है कि या तो क्वेश्चन बिंदुसार से पूछा, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा जाता है, या फिर इनकी बुक्स से पूछा जाता है, या फिर अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तीन ही क्वेश्चन मौर्य काल के मुख्य तौर पर बनते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख से हमें मिला? तो मास्की और गुर्जरा दो अभिलेख ऐसे हैं जहां से अशोक का नाम अशोक हमें मिला है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसकी उपाधियां कौन सी थी? तो इसकी उपाधियां जो थी वो देवानाम पिय और देवानाम पियदस्सी, ठीक है। दो उपाधियां इसकी थी, और इसकी ये उपाधियां श्रीलंका के जो राजा थे उनको इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने भी अपने नाम के जो पहले है ये उपाधि धारण की थी, देवानाम पिय की उपाधि उन्होंने धारण की थी। इनकी शादी है, इनकी शादी जो हुई थी वो विदिशा की एक राजकुमारी थी। विदिशा की राजकुमारी के साथ में अशोक का विवाह संपन्न हुआ, जिससे इनके दो संतानें उत्पन्न हुई। पुत्री का नाम तो संघमित्रा था, ठीक है, और पुत्री का नाम संघमित्रा था, संघमित्रा। और पुत्र एक हुआ, पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र था। इन दोनों को इन्होंने बाद में क्या किया था? श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका किसके लिए भेजा था? श्रीलंका इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनको बाद में इन्होंने भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने श्रीलंका इन दोनों को भेजा था। और ऐसा कहते हैं कि महेंद्र अपने साथ में बोध गया
का कोई पेड़ लेके गया था वहां पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ से हम देखें तो अशोक जो है इसके राज्याभिषेक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सबसे पहले राज्याभिषेक की बात करेंगे कि इसने क्या किया। इसका जो राज्याभिषेक हुआ उसकी भी क्लियर यहाँ पर नहीं है कि कब हुआ, ठीक है, क्योंकि जितने भी अभिलेख है उसमें सिर्फ ये काउंटिंग बताई गई है कि इतने वर्ष में या इतने साल में या इसके बाद या उसके बाद, मतलब फिक्स जो साल है इसका वो यहाँ पर बुक्स में तो एटलीस्ट आरबीएसटी के में क्लियर नहीं है, और मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मतलब ये मैं नहीं बता सकती। तो राज्याभिषेक की यहाँ पर बात हुई है, तो राज्याभिषेक के सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि जो राज्याभिषेक का 7वां वर्ष था, ठीक है, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में इसने क्या किया, इसने कश्मीर और खैतान पर इसने विजय प्राप्त की। अब हम देखेंगे कि ऑलरेडी जब हम चंद्रगुप्त के टाइम पे पढ़ रहे थे तो यहाँ पर ईरान वाला एरिया, अफगानिस्तान वाला एरिया, पंजाब और सिंध वाला एरिया इनके ऑलरेडी इनके कंट्रोल में है। तो इसके बाद में यहाँ पर जो बर्फीला एरिया था जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता था, वो कश्मीर प्लस खैतान भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया 7वें वर्ष में। इसके बाद इसने 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इसने क्या किया, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काल यहाँ पर माना जाता है, कलिंग आक्रमण। कलिंग आक्रमण इसने कब किया, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यहाँ पर किया। कलिंग के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम देखेंगे, कलिंग का राजा उस वक्त कौन था। कलिंग का राजा, इसे हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वें वर्ष में यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद कलिंग आक्रमण हुआ है ना। कलिंग आक्रमण इस वक्त यहाँ का राजा कौन है, तो इस वक्त यहाँ का राजा है नंदराज। राजा नंदराज यहाँ के राजा है। नंदराज यहाँ के राजा है। ये बात हमें कहां से पता चली, तो ये बात कि कलिंग का राजा उस वक्त नंदराज था, ये बात हमें पता चलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें ये बात पता चलती है कि जो कलिंग का राजा है वो नंदराज है। और इसकी राजधानी कौन सी है कलिंग की, तो इस वक्त यहाँ पर राजधानी इसकी, जब नंदराज था तब इसकी राजधानी कौन सी थी, इसके राज में तो इसकी राजधानी थी धौली। मगर कलिंग आक्रमण के बाद में जब ये मगध में शामिल हो गया तब इसकी राजधानी कौन सी बना ली, तौसली यहाँ पर बन गई मगध के अंतर्गत। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। इस आक्रमण के परिणाम क्या हुए, तो सबसे पहली बात जो कलिंग आक्रमण हुआ वो 261 ईसा पूर्व हुआ, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या रहा, इसमें 1 लाख लोग मारे गए, ठीक है, 1 लाख लोग तो मारे गए और लगभग ऐसा कहते हैं कि 1.5 लाख लोग जो है वो बंदी बना लिए गए। तो इसमें इतना नरसंहार हुआ। इससे क्या हुआ, अशोक का जो मन है वो जो है परिवर्तित हो गया, ठीक है, उसका मन परिवर्तित हो गया और उसके प्रभाव से यहां से अशोक ने धम्म घोष भेरी घोष का मतलब होता था कि हमें किसी भी तरह से एन किन प्रकार विजय हासिल करनी है। तो ये भेरी घोष की जगह क्या इसने अपनाया, अशोक ने धम्म घोष यहाँ पर अपना लिया। भेरी घोष की जगह क्या अपना लिया, धम्म घोष अशोक ने यहाँ से अपना लिया। ये एक मेजर चेंज हुआ था कि जहां वो लोग लूटपाट धन संपदा के लिए आक्रमण करते थे, अब वो धर्म फैलाने के लिए यहाँ पर धर्म का प्रचार कर रहे थे। इसके बाद में इसी के प्रभाव में हम एक चीज और पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इसी के प्रभाव से, यानी वो अपने अंदर उसमें इतनी ग्लानि आ गई थी कि उसने क्या किया, उसने यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि उपगुप्त से उसने शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ले ली उसने, बौद्ध धर्म की। यहाँ से उसने उपगुप्त से शिक्षा ली, किसने, अशोक ने। ये चीज क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि
राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उसने क्या किया, तो 10वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में वो बोध गया गया। तो इन लोगों की क्या होता था कि पहले ये लोग शिकार करने के लिए यहाँ पर विहार करते थे, ठीक है, शिकार करने के लिए विहार करते थे। तो इन लोगों ने, इसको भी यात्रा ही कहते हैं, विहार करते थे। तो इन लोगों ने वो विहार की जगह अब क्या शुरू कर दी थी, धम्म यात्रा शुरू कर दी थी, यानी धर्म का प्रचार प्रसार करो, गरीबों की सेवा करो और लोक कल्याण के कार्य आप यहाँ पर करो, ये चीज इसने शुरू कर दी थी। और अशोक ने दूसरों को भी ये समझाया कि आप भी ऐसा ही कीजिए, लोक कल्याण के कार्यों को महत्व दीजिए। तो उसने 10वें वर्ष में तो बोध गया की यात्रा की, और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में उसने किसकी यात्रा की, लुम्बिनी की यात्रा की, ठीक है। बोध गया और लुम्बिनी की इसने क्या की, धर्म यात्राएं यहाँ पर की। और इस धर्म यात्रा में ऐसा कहा जाता है कि इसने जो भूमि कर था, उस भूमि कर को 1/4 से कम करके, यानी घटाकर 1/8 इसने कर दिया। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ की धर्म यात्रा में इसने जो है वो कर 1 कम किया था, 1/4 या 8 नहीं पूछा गया, सिर्फ इतना पूछा गया था कि कम किस यात्रा में किया, तो वो बोध गया और लुम्बिनी की यात्रा थी जिसमें इसने अपना जो कर है वो 1/4 से 1/8 कर दिया था। तो ये इसके राज्याभिषेक से कौन कौन से वर्ष में यहाँ पर आपके क्या क्या हुआ, तो 7वें जो है वर्ष था, 7वें वर्ष में इसने क्या किया है, कश्मीर और खैतान को जीता है। 8वें वर्ष जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये 13वें शिलालेख में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 13वें अभिलेख शिलालेख में कि क्या क्या किस तरीके से ये सारी डिटेल 13वें शिलालेख से यहाँ पर मिल जाएगी। 8वें वर्ष में इसने कलिंग आक्रमण किया है और तोसली यहाँ पर इसकी राजधानी बन चुकी है। 1 लाख लोग मारे गए, भेरी घोष की जगह धमघोष। उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और इसके बाद में यहाँ पर बिहार की जगह धम्म यात्राएं शुरू की, जो कि इसने 10वें वर्ष में बोध गया की और 20वें वर्ष में इसने लुम्बिनी की, जहां पर इसने भूमि कर को, किसको घटा कम किया था, भूमि कर को इसने कम किया था। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर, राज्याभिषेक से रिलेटेड जो भी अपने यहाँ पर था वो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये कहा जाता है कि ऐसा तो उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, मगर अशोक बेसिकली पहले किसको मानता था, तो अशोक जो है, अशोक किसका उपासक था, अशोक शिव का उपासक था, ठीक है। अशोक किसका उपासक था, अशोक शिव का उपासक था। और ये चीज हमें किससे पता चलती है, तो एक इंपॉर्टेंट बुक आती है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, जिसको किसने लिखी, जिसको कल्हण ने लिखी, और कल्हण कौन था, कश्मीर का राजा था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये बुक का नाम भी कई बार पूछा गया है कि राज तरंगिणी किसके काल में लिखी गई है, तो कल्हण के काल में लिखी गई है, ठीक है। तो इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि अशोक जो है वो कलिंग के युद्ध के पूर्व किसका उपासक था, शिव का उपासक था। बाद में इसने क्या किया, बाद में ये किसके प्रभाव में आया, ये मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में ये आया, और यहां से इसने क्या किया, फिर अपने आप को चेंज किया और मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में आकर इसने तृतीय बौद्ध संगति की। तो तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई, तो अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति हुई। और इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो है वो मोगली पुत्र तिस थे। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो ये कल्हण की राज तरंगिणी है, इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि जो अशोक है उसने कश्मीर में श्रीनगर, ठीक है, कश्मीर में कौन सा नगर बसाया, तो कश्मीर में तो उसने वितिस्सा नदी के किनारे श्रीनगर बसाया। और नेपाल में उसने कौन सा नगर बसाया, तो नेपाल में उसने ललित पतन नगर यहाँ पर उसने नेपाल में शहर बसाया। तो 2 शहर यहाँ पर अशोक ने बसाए। ऐसा हमें किससे पता चलता है, ये राज तरंगिणी से पता चलता है जो कि कल्हण ने लिखी है। अब इससे अशोक से रिलेटेड पहाड़ियों के नाम भी आते हैं। पहाड़ियां कौन सी है, बराबर की पहाड़ियां हैं,
बराबर की पहाड़ियों में इसने क्या किया, गुफाओं का निर्माण किया और उन गुफाओं को किसको दिया, आजीविकों। आजीवक कौन होते थे, ये जो बौद्ध के जो भिक्षुक होते थे इनको आजीवक कहते थे। तो इसने आजीविकों हेतु इन गुफाओं का निर्माण किया। तो इसने 4 गुफाओं का यहाँ पर निर्माण किया और उसने बौद्ध भिक्षुओं को दान की। तो इन चारों के नाम इंपॉर्टेंट है। पहला है सुदामा, दूसरा का नाम है आपका चौपर, ठीक है, तीसरा है आपके विश्व झोपड़ी और चौथा है आपके कर्ण। यदि आप ऑलरेडी एक बार पहले भी अगर एग्जाम दे चुके तो आपको पता होगा कि चारों जो गुफाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका जो पुत्र था दशरथ, बाद में इसी के वंशज में आएगा, उसने भी कुछ पहाड़ियों का यहाँ पर निर्माण किया था, वो हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो ये चारों पहाड़ियां और उनके नाम यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हमारी यहाँ सब क्लियर है। अब जो अशोक के शिलालेख थे, अशोक के जो शिलालेख थे उससे हमें ये भी पता चलता है कि अशोक के जो मित्र राज्य थे वो कौन से थे। तो मित्र राज्य बोलो या पड़ोसी राज्य जो थे वो उसके थे चोल, चेर, पांड्य, केरल, ये सब उसके कौन थे, सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य इसके समय में थे। ऐसा हमें अशोक के शिलालेखों से पता चलता है। लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को क्या बताया है, लघु शिलालेख में उसने स्वयं को बुद्ध शाक्य बताया है, बुद्ध शाक्य इसने बताया है। अब बात आती है अशोक के द्वारा धम्म की। अशोक ने जहां भी बात की है धम्म की स्थापना की बात की। धम्म ये धर्म का ही दूसरा मतलब कह सकते हैं कि आप विकृत शब्द मान सकते हैं। धम्म धर्म का ही है। धम्म जो है वो क्या है, तो धम्म तो जो था वो आदर्श जीवन आपको जीना है, आदर्श जीवन के कुछ नियम थे धम्म, ठीक है। ये बात हमें किससे पता चलती है कि जो धर्म की परिभाषा है, ये परिभाषा कहाँ मिली, तो ये जो परिभाषा है वो हमें मिली है दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में, हमको ये मिली है। दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में हमको धर्म की परिभाषा मिली है। तीसरा अभिलेख जो है इसका, तीसरा अभिलेख वो ये कहता है कि हमें जो धन है उसका ज्यादा संचय नहीं करना है किसी भी चीज का, चाहे वो धन हो चाहे संपदा हो, और अल्प संग्रह करना है और अल्प व्यय करना है, खर्चा कम और स्टोरेज भी कम। ये चीज हमको यहाँ देखनी है। भाब्रू शिलालेख इसके टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख है। भाब्रू शिलालेख यहाँ पर हम देखेंगे। भाब्रू शिलालेख जो है इसमें बुद्ध के 3 रत्नों की यहाँ पर बात हुई है। बुद्ध के 3 रत्न, जिसे त्रिरत्न यहाँ पर कहा है, ठीक है, त्रिरत्न यहाँ पर कहा है, जिसमें हम बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध, धर्म और संघ के बारे में चर्चा किस शिलालेख में की है, तो भाब्रू शिलालेख में इन त्रिरत्न जिनको बोलते हैं इनके बारे में यहाँ पर बात हुई है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है यहाँ पर कि एक तो सांची और एक सारनाथ। सांची का स्तूप भी आप जानते हैं और सारनाथ का स्तंभ भी आपको पता है, हमारा नेशनल सिंबल है। तो सांची, ये तो पता है सांची का स्तूप, ठीक है, मौर्य काल का है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सांची कहाँ है, ठीक है, और ये आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में है कि सांची जो है वो रायसेन मध्य प्रदेश में है। ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। दूसरा है सारनाथ। सारनाथ के स्तूप जो है वो अपना नेशनल सिंबल है और ये है वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहां से हमें अशोक के लघु स्तंभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है।
और इन लघु स्तंभ शिलालेख में अशोक ने क्या आदेश दिया है? अशोक ने आदेश दिया है कि जो भी भिक्षु या भिक्षुनी आपस में फूट पटकते हैं या आपस में मतलब द्वेष रखते हैं, तो उन्हें क्या कर दो? बहिष्कृत कर दो आप। ठीक है, उन्हें क्या कर दो? बहिष्कृत कर दो आप। ठीक है, तो ये चीज किसमें बोली है? अशोक ने अपने महामात्यों को किसमें आदेश दिया है? तो सांची और सारनाथ के लघु स्तंभों में उसने ये आदेश दिया है। अशोक का जो प्रथम स्तंभ यहाँ पर मिला है, सॉरी यहाँ पर नहीं, मतलब अशोक का जो प्रथम शिलालेख मिला है, उस शिलालेख में इसने पशु हत्या का निषेध किया है। उसने कहा है पशु हत्या गलत है और पशु किसी भी यज्ञ के लिए पशु की हत्या नहीं होनी चाहिए, ये इसमें यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में यहाँ पर इसने एक नेक्स्ट आपका आता है कि धम्म यात्रा क्या होती है। तो धम्म यात्रा मैंने आपको बताई थी, धर्म के लिए, दान के लिए, अच्छे जीवन के, लोक कल्याणकारी जीवन के लिए जो राजा लोगों से डायरेक्ट मिलने की यात्राएं करता था वो धम्म यात्राएं कहलाती थी। पहले ये लोग विहार करते थे शिकार खेलने के लिए और अशोक के बाद से ही धम्म यात्राएं शुरू हुई है। इस चीज को अशोक ने सीरियस से नकार दिया। तो धम्म यात्रा में ये लोग दान वान देते थे। अनुसंधान क्या होता है, ये चीज और देखनी है आपको कि अनुसंधान क्या था मौर्य काल में। तो जितने भी अशोक के कर्मचारी थे उनको क्या करना पड़ता था? उन कर्मचारियों को हर 5वें वर्ष में धर्म यात्रा करनी पड़ती थी, यानी लोगों से डायरेक्ट मिलना, लोगों की समाज सेवा, सीधा सा एक शब्द बोलूं, समाज सेवा करने के लिए उनको धर्म यात्रा करनी पड़ती थी। उसे हम अनुसंधान कहते हैं। अगर इसे हम याद करें तो रिसर्च के लिए वो डाटा कलेक्ट करने जाते थे। धम्म महामात्र, धम्म महामात्र क्या है? तो धम्म महामात्र की जो नियुक्ति है वो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में की थी। ये हमने पहले भी पढ़ा ना, 7वां वर्ष जिसमें उसने कश्मीर जीता, 8वां वर्ष में उसने कलिंग युद्ध किया, 10वें और 11वें वर्ष में उसने जो है धर्म यात्राएं की। तो 13वें वर्ष में उसने किसकी नियुक्ति की? महामात्र की नियुक्ति की उसने अपने 13वें वर्ष में उसने महामात्र की नियुक्ति की। अब महामात्र का काम क्या होता था? तो महामात्र का काम जो होता था वो होता था धर्म का प्रचार करना। ठीक है, धर्म का प्रचार करना महामात्र का काम होता था। लोक कल्याणी कार्य करना, कारावास से कैदियों को छुड़ाना, कारावास से बंदियों को छुड़ाना। ठीक है, बंदियों को छुड़ा के फिर उनको अच्छे से थोड़ा पैसा वैसा देना ताकि वो बेहतर जीवन जी सके, उनके परिवार वालों को पोषण देना, ये सब कार्य धम्म महामात्र के होते थे। अभिलेख जो मिले हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। अभिलेख जो है अशोक के जितने भी मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि राइट इससे चलती है जो अपन लिखते हैं अभी जैसे मैं चल रही हूँ। ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो हमारी लेफ्ट टू राइट चलती है, लेफ्ट टू राइट हमारी जो चलती है, ये जो मैं लिख रही हूँ वो ब्राह्मी लिपि है। खरोष्टी लिपि के जो अभिषेक है वो पश्चिमोत्तर उसमें एरिया में मिले हैं, जिसमें दो नाम है आपके, मानसहरा, मानसहरा और दूसरा है आपका शाहबाज गढ़ी। दो जगह ऐसी है जहां से खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि कौन सी होती है? खरोष्टी लिपि होती है आपकी राइट टू लेफ्ट, सीधा सा आप याद रख सकते हैं, जैसे उर्दू आप लिखते हैं उल्टी तरफ से। ठीक है, इधर से इधर। ठीक है, ये खरोष्टी लिपि, और यहाँ के दो नाम आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी मानसहरा और शाहबाज घड़ी। पश्चिमोत्तर भारत, ये जो पाकिस्तान वाला एरिया जो है पश्चिमोत्तर भारत जो है उसमें यहाँ पर है। इसके अलावा एक चीज और है कि एक अभिलेख है जो टोपरा से दिल्ली लाया गया है, टोपरा से दिल्ली। ठीक है, टोपरा से दिल्ली लाया गया है। एक ही स्तंभ पर, इस एक स्तंभ पर 7 अभिलेख हैं भाई,
7 लेख हैं और ये सारे मौर्य काल से नहीं है, ये अलग अलग राजाओं के हैं। अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो इनको भी डिटेल से पढ़ाएंगे, पर हमें इस बारे में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टोपरा से एक दिल्ली एक स्तंभ लेख लाया गया है और उस पे 7 लेख अलग अलग लिखे हैं, जिसमें एक तो अशोक का है, उसके अलावा गुप्त साम्राज्य का भी है, उसके अलावा बहुत लास्ट तक मुगल शासन काल में भी उसने, जहांगीर ने भी उस पर लिखवाया है। तो ऐसे इस तरीके से 7 लेख उस पर लिखे गए हैं। दूसरा और तीसरा जो अभिलेख यहाँ पर अशोक का मिला है, दूसरा और तीसरा अभिलेख मिला है, उसमें यवन नरेश की उसने चर्चा की है या नाम लिया है यहाँ पर। और ये जो यवन नरेश था उसका नाम क्या है? ऑन्टियोकस। ऑन्टियोकस नाम। तो ये पूछा नहीं जाता वैसे, पर ऐसा है कि भाई कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन से अभिलेख में क्या है, तो आप इसे सीक्वेंस में भी जमा सकते हैं कि पहले अभिलेख, पहला जो अभिलेख था उसमें क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। ठीक है, पहली बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको मैं बोलूंगी कि अशोक के अभिलेख पढ़े किसने, तो जेम्स प्रिंसेप यहाँ पर नाम आता है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख पढ़े। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ मैंने शुरुआत में ही चर्चा की थी, श्रीलंका के जो राजा थे, श्रीलंका के राजा, जिसको श्रीलंका को श्रीलंका नहीं और ताम्रपर्णी उस वक्त बोला गया है, ताम्रपर्णी। ठीक है, ताम्रपर्णी का राजा कौन है? तिस। ये तिस जो राजा थे, ये अशोक से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने अपने नाम के आगे देवानाम पीय उपाधि धारण की थी। और इन्होंने भी दूसरी बार जो राज्याभिषेक हुआ था इनका, दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था, इसमें इन्होंने अशोक को इनवाइट किया था। ठीक है, अशोक को इनवाइट यहाँ पर किया था, यहाँ पर दूसरे राज्याभिषेक में। ये चीज यहाँ पर क्लियर है। ये चीज ये वाले राजा का नाम यहाँ पर पूछा गया कि किस राजा ने देवानाम पीए की उपाधि धारण की, तो वहां पर लोगों को लगता है कि अशोक ऑप्शन में होना चाहिए, पर तिस जो थे श्रीलंका के राजा थे, उन्होंने भी यहाँ पर देवानाम पीए की उपाधि धारण की। इसके अलावा एक चीज और आती है कि पितृवत शासन का सिद्धांत, पितृवत शासन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? ये अशोक ने दिया। इसका मतलब होता है कि जो मेरी जो प्रजा है वो मेरी संतान के जैसी है, प्रजा को संतान इसने माना है। प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क जो रखा है, प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क केवल और केवल अशोक ने रखा था अपनी धर्म यात्राओं के माध्यम से। अशोक ने अपने काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कितना? 84,000 स्तूपों का इसने निर्माण करवाया। और एक जो फोटो बना हुआ है आरबीएससी की बुक में, और ये फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया है कि अमरावती जो है, अमरावती की एक मूर्ति शिल्प है जिसमें एक व्यक्ति का फोटो बना हुआ है। ये फोटो आप चाहें तो बोर्ड की बुक में देख सकते हैं। अमरावती की मूर्ति शिल्प में जो फोटो बना है वो किसका बना है? तो वो अशोक का फोटो बना है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अशोक ने 40 साल यहाँ पर शासन किया मगध पे और भारत पे। उसके बाद 232 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसके बाद कोई भी इतना पावरफुल राजा इसका नहीं आया जो कि अशोक की बराबरी कर सके। अब इसके जो धर्म के सिद्धांत हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद कौन से राजा है वो पढ़ के हम इस चीज को भी यहीं पर कंप्लीट करेंगे। अशोक के बाद राजा बना कुणाल। कुणाल क्या था? अंधा था, इसी का पुत्र था, इस वजह से इसने ज्यादा शासन नहीं किया। और इसके बाद में इसका एक पुत्र था संप्रति, जिसने शासन किया। संप्रति के बाद इसका शासन हाथ में गया दशरथ के। दशरथ भी कौन है? कुणाल का ही पुत्र है। ठीक है, और ये जो दशरथ था इसने नागार्जुनी गुफाएं किसको दी थी? आजीविकों को रहने के लिए दी थी। आजीविकों को रहने के लिए नागार्जुनी गुफाएं इसने दशरथ ने दी थी। अंतिम सम्राट इस तरीके से उसके बीच में बहुत से आए, पर अंतिम सम्राट का जो नाम लिया जाता है, अंतिम सम्राट था इनका बृहद्रथ इसका अंतिम सम्राट था। और इसका एक ब्राह्मण मंत्री था, उस ब्राह्मण मंत्री का नाम था पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? बृहद्रथ की हत्या की
और यहीं से शुंग वंश की नींव डली और यहाँ पर मौर्य काल समाप्त हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो ईयर आपका हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कहाँ से कहाँ तक चला, तो ये जो आपका बृहदत्र आता है, बृहदत्र आपका आ जाता है यहाँ पर 185 बिफोर क्राइसिस में, यहाँ पर बृहदत्र आपका खत्म हो जाता है। इसके साथ इसके अलावा और भी इसके प्रशासन और इन सब चीजों के बारे में है कि कौन से अभिलेख में क्या है, इसके धर्म के सिद्धांत क्या है और किस तरीके से इसने बाकी की बातें की है। तो फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मौर्य प्रशासन और उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से मंत्रियों को क्या कहा जाता था। आई होप कि ये चीज आपको पसंद आई होगी। एंड सेकंड के मैं ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं पढ़ा रही हूँ। अब ये जो पढ़ा रही हूँ वो 10th और 12th की बुक्स के चैप्टर्स हैं, जिनको मैंने शॉर्ट तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। आप चाहे तो वो बुक्स के चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं, मगर ये होता है कि अगर आप पीडीएफ यहाँ पर अगर पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, और अगर इन शॉर्ट अगर कोई आपको स्कीमिंग करके दे देता है तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए। और आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, और बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।